हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 और ऑनर्स पार्ट 2 में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आपका जो परिचय है उसमें मैं डॉक्टर निधि यादव एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों के आज एक नई क्लास में नए आयाम के साथ में उपस्थित हूँ। लास्ट क्लास में बच्चों हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा प्रारंभ की थी और हमने ये देखा था कि भारतीय संविधान में जिन प्रावधानों को शामिल किया गया है वे प्रावधान अब कुछ ऐसी विशेषता लिए हैं कि आज संविधान निर्माण के इतने समय के पश्चात भी भारतीय संविधान एक गत्यात्मक व्यवस्था में बना हुआ है। और हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी कि भारतीय संविधान एक ऐसा डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो वक्त परिस्थितियों के हिसाब से बना रहे और उसमें ऐसी क्षमता हो कि वे अपने आने वाले सभी झंझावातों का मुकाबला भी कर सके। इसी क्रम में आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब भारतीय संविधान निर्माता सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो इस बात पर गहन विचार विमर्श हो रहा था कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हमारे सामने थी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन व्यवस्था। अब भारत के नागरिकों को 1919 के अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर संसदात्मक शासन व्यवस्था का अनुभव था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को लेकर के ये डर भी था कि कहीं कार्यपालिका अपने निश्चित अवधि के कारण निरंकुश न हो जाए। इसलिए संविधान सभा ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद निर्णय किया गया कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश मॉडल की संसदीय प्रणाली को अपनाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब आप ये जानें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और यदि वह विधायिका के प्रति अपने विश्वास को खो देती है तो वह कायम नहीं रह सकती है। इससे भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है संवैधानिक पद है और जो अगर वास्तविक रूप में हम राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान सारी कर देते तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भारत में हमने एक संवैधानिक या नाम मात्र के राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है उसमें ही निहित की गई है। ब्रिटेन जिसको देख करके हमने इस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया है, वहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में या संवैधानिक रूप में सम्राट का पद है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिमंडल के रूप में निहित है। तो ये विशेषता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रारूप को अपनाया गया है। इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री वास्तविक शासन शक्तियों का प्रयोग करता है। एक और विशिष्ट व्यवस्था जो हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान में अपनाई गई है कि भारत में एकात्मक लक्षणों वाले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि दोनों बातें कैसे हो सकती है, क्योंकि शासन व्यवस्था का प्रारूप या तो एकात्मक हो सकता है जिसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं गवर्नमेंट का, या फिर वो फेडरल सिस्टम हो सकता है जिसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया है। इस प्रकार भारत में उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की है और जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण होते हैं वे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। क्योंकि संविधान ने शासन शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया है, अपितु केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया है और दोनों सरकारें, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र है और संविधान लिखित और हमने देखा बहुत सी तक हमने उसे कठोर बनाया है, इसे सर्वोच्चता भी प्रदान कर दी है और उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बना करके या रक्षक बना के बिठाया है।
जिससे संविधान को व्याख्या करने और अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई संवैधानिक झगड़ा होता है तो अधिकार सर्वोच्च न्यायपालिका को दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भारत में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर हम आपको बता दें कि अमेरिका की शासन व्यवस्था और भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर चूंकि संघ का निर्माण किया है, तो वहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था अलग प्रकार की है, और हमारे यहाँ पे हमने संघ को प्रमुख शक्ति प्रदान की है और राज्यों को जो जो विषय आवंटित किए गए उनकी श्रेणी अलग बनाई गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण नहीं किया, अपितु संघ ने प्रमुख शक्तियाँ अपने हाथ में रखते हुए कुछ बाकी के विषय जो राज्य महत्व के हैं वो राज्यों को दे दिए गए हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। दोनों के बीच में अगर कोई मुद्दा या कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायपालिका की हमारे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ संविधान को इतना कठोर और इस तरह का बना दिया गया है कि वो एक संरक्षक के रूप के अंदर, एक सुरक्षित व्यवस्था के रूप के अंदर प्रावधान के रूप में विद्यमान है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई तनाव के मुद्दे, कोई व्यवस्था आएंगी तो संविधान के बारे में उसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में अगर हम ऐसे मोटे मोटे रूप में देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। लेकिन जब मैंने आपको अभी ये कहा कि भारत में एकात्मक लक्षणों वाले संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत का में एक हमारा ये अनुभव रहा है, हमारा ऐतिहासिक अनुभव ये रहा है कि जब जब भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तब भारत की स्थिति कमजोर हुई है, उस पर विदेशी आधिपत्य या विदेशी आक्रमण हुए हैं। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्वों को भी शामिल किया है जिससे हमारी व्यवस्था एकात्मक शासन की ओर झुकी हुई भी प्रतीत होती है। जैसे इकहरी नागरिकता, यानी कि भारत के नागरिकों को मात्र भारत देश की ही नागरिकता प्राप्त है, वो भारतीय ही होते हैं, किसी प्रदेश के नागरिक नहीं। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य और संघ दोनों की अपनी अपनी नागरिकता होती है, यानी कि दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन हमने भारत में इकहरी नागरिकता, साथ ही साथ इकहरी न्यायपालिका व्यवस्था को अपनाया है। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संसद के द्वारा राज्य के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार, ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। या इस संकट काल में हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति के अधिकारों को, के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत पूरे देश को में संघात्मक व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था में बदल सकते हैं। तो इस प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें तो अर्धसंघीय है, या हम एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना कर रहे हैं जो संघात्मक और एकात्मकता दोनों के लक्षणों से युक्त है। भारतीय संविधान जो सभा के या भारतीय संविधान के जो बहुत अच्छे एक विश्लेषक कहे जाते हैं, दुर्गा दास बसु, जिनकी किताबें भी बच्चों आप लोग डी बासु की पढ़ते हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है न ही एकात्मक, अपितु ये दोनों का सम्मिश्रण है, और इस प्रकार से यह एक नवीन प्रकार का संघात्मक व्यवस्था है जो भारतीय संविधान में अपनाई गई है। एक और विशेषता जो भारतीय संविधान को दूसरे देशों के संविधानों से बहुत आगे ले जाती है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है बच्चों कि हम भारत देश के नागरिकों को बिना किसी विरोध, बिना किसी आंदोलन, बिना किसी मांग के संविधान के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होते ही मौलिक अधिकार एक उपहार के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। हमारे संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों ने अनेक अत्याचार सहन किए हैं, इसलिए ये आवश्यकता था कि शासन की शक्तियों को मर्यादित कर दिया जाए। इसलिए हमारे देश में अमेरिका और आयरलैंड देशों के संविधानों की भांति नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य है कि नागरिकों को ऐसे अधिकार और ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त हो जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सके।
भारत में नागरिकों को मौलिक रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन चूंकि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं ले रहा है, इसलिए नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और भारतीय संविधानों के संदर्भ में अगर हम देखें इन अधिकारों के संबंध में एक विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान तो किए गए हैं और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए जो हमारा संविधान का भाग 3 अब एक बहुत विस्तृत संविधान या व्यापक अवधारणा से मौलिक अधिकारों की है। क्योंकि हमारे संविधान में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किन परिस्थितियों में और किस प्रकार में केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, और इसके लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में इन अधिकारों की क्रियान्विति के लिए एक वैधानिक व्यवस्था भी की गई है। तो इससे तात्पर्य निकलता है कि भारतीय संविधान में मात्र मौलिक अधिकारों को दूसरे देशों की तरह सिर्फ दर्शाया ही नहीं गया है, अपितु इनके परिचालन की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल संविधान के भाग 4 में चौथा का जोड़ा गया है, जिसके द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है और भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि ये जो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य की विशेषता है, ये बात है, ये हमारे संविधान को एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में शासन संचालन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का भी वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में ये जो प्रावधान है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये कहा गया कि इन नीति निर्देशक तत्वों के लिए किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं प्रदान की गई है। ये देश के लेकिन फिर भी एक मूलभूत तत्व हैं। यदि इन्हें कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। क्योंकि जैसा कुछ विद्वानों का मानना है कि जब भारत में एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता जब महसूस की गई है, जब सोचा गया कि राज्य मात्र एक पुलिस राज्य नहीं होगा जहाँ वो नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा, इसके साथ ही साथ वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करेगा, तो ये जो तत्व है ये आधुनिक प्रजातंत्र के लिए जो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को एकल नागरिकता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जनरली दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन भारत में नागरिकों को एकल यानी कि भारत की नागरिकता ही प्राप्त है। साथ ही साथ संविधान के द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में एक स्वतंत्र अभिकरण की स्थापना की गई है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता के लिए व्यवस्था की गई है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श को भी ध्यान में रखा गया है, जिसके द्वारा एक समाजवादी समाज के ढांचे की स्थापना संभव हो सके। तो हम कुल मिलाकर के देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने एक बहुत अच्छी सुविचारित सोच के आधार पर भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो एक अद्वितीय, अत्यधिक लंबा, कठोर होने के साथ साथ पूर्णतः भारत की परिस्थितियों पर आधारित है और आने वाले समय में भी भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। ऐसी विचार के साथ, ऐसे अभिव्यक्ति के साथ संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए जिस संविधान का निर्माण किया है वह हमारे लिए एक अनुपम देन है उनके रूप के अंदर। धन्यवाद बच्चों। आगे की क्लास में हम इसी से आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकारों का जो भाग, संविधान का भाग 3 है, उस पर चर्चा कल की क्लास में प्रारंभ करेंगे। और तब तक के बच्चों, आपको अभी तक जितनी भी टॉपिक्स हुए हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जितना भी अभी तक पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, आप इसका अच्छी किताबें देखिए। पुखराज जैन की किताब देखिए, आप BL फड़िया की किताब पढ़िए, आप DD बासु की किताब पढ़िए, आपको इसके अंदर अच्छे मैटर मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो UR घई की किताब देख सकते हैं, RS अग्रवाल की किताब देख सकते हैं, RC अग्रवाल की किताब देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो बच्चों, इनके द्वारा आप अपने जो आपको पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, किस विचारधाराओं के आधार पर भारतीय संविधान को अपनाया
गया, या भारतीय संविधान के विभिन्न दृष्टिकोण क्या रहे, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना के बारे में, इन 5-6 बड़े बड़े पॉइंट्स के बारे में या टॉपिक्स के बारे में हम अपनी क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं। इन सभी का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ आपको PDF उपलब्ध कराई जा रही है, उन PDF को के द्वारा आपको लिखित के रूप में जो नोट्स प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी आप अपने उसको अच्छे से देखिए, उनका रिवीजन कीजिए। और जो भी कभी आपकी क्वेरी हो तो वो आप व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लिखित रूप के अंदर डाल सकते हैं। और कल की क्लास में हम मौलिक अधिकारों पर एक विस्तृत चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद बच्चों।